नमस्कार, मैं अनीता आप सभी का इस कथापटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस कथापटल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज के अंक में आपको सुनाऊंगी अमृता प्रीतम की कहानी घूंघट उठाई। पर इस कहानी से पहले आइए जाने वह किस्सा जिससे प्रेरित होकर अमृता प्रीतम जी ने यह कहानी लिखी। साहित्य और कला के विविध क्षेत्रों में से अनेक को हम पढ़ते सुनते देखते हैं, पर कोई एक जो हमारा सबसे पसंदीदा होता है, जो हमारे दिल में बसता है और जो बाकी जिंदगी भी परछाई की तरह हमारे साथ साथ चलता है। तो हुआ यूं कि अमृता प्रीतम के एक पाठक जो कि उनके बहुत प्रशंसक थे, उन्होंने अपनी कहानी, अपने अनुभवों को खुद अमृता जी को सुनाया। पूरा वाकया जानकर फिर अमृता जी ने यह कहानी लिखी। कहानी के प्रारंभ में खुद अमृता लिखती हैं कि मेरी कहानी घूंघट उठाई के मुख्य पात्र हरवंश सिंह जी हैं। इस कहानी की पृष्ठभूमि उन्होंने मुझे टेलीफोन पर सुनाई थी। मलिका एलिजाबेथ का नाम उन्होंने निसंकोच ले लिया, बाकी कलाकारों के नाम भी, लेकिन वह मेरा नाम लेते हुए झिझक गए। कहा, एक और नाम है सबसे पहला, पर कैसे लूं? उनका संकोच मुझे अच्छा लगा और अपनी कहानी में जहां मैंने और नाम लिखे, लता मंगेशकर, इंद्राणी रहमान, अमृता शेरगिल, वहां मैंने अपना नाम भी लिख दिया, जिसे लेने में वह झिझक रहे थे। प्रश्न पात्र के मन की गहराई में उतरने का था और उसी का तकाजा था कि मैं अपने नाम को एक दर्शक की तरह देख सकूं। सिर्फ एक नाम था, मलिका एलिजाबेथ का, जो मैंने कहानी में इस्तेमाल नहीं किया। लगा कि यह नाम तो सत्ता से जुड़ता है, कला से नहीं। बाकी नाम कला के प्रतीक थे। कहानी प्रकाशित हुई तो हरवंश सिंह जी ने मेरी सबसे पहली किताब अमृता लहरा का हवाला देते हुए लिखा, सपनों की दुनिया में जिस लड़की को सबसे पहले मैंने अपने मन में बसाया था, वह थी अमृता लहरा की लेखिका अमृता प्रीतम। फिर सपनों की दुनिया बसाने में कौन सा किसी से आज्ञा अनुमति लेनी पड़ती है। मैं उम्मीद लिए रहा कि किसी न किसी दिन अमृता से मिलूंगा। जब पहली बार अमृता से मुलाकात हुई तो मेरा सपना 20 बरस का हो चुका था। वह नहीं जान सकी कि उस दिन मैं क्या महसूस कर रहा था, और उस दिन मैंने हठ पकड़ लिया कि आप मुझे अपने काव्य संग्रह कस्तूरी की सारी कविताएं पढ़कर सुनाए। वह कुछ घंटे एक सपने को जीने के घंटे में बदल दिए। अपने मन में मैंने अमृता को उसी दिन डॉक्टरेट की उपाधि दे दी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने तो बहुत बाद में दी। अब फ्राइड के अनुसार नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार जब मैं इस सपने का विश्लेषण करता हूँ तो यही समझ पाता हूँ कि अमृता साहित्य की प्रतीक है। इसी तरह मैंने प्यार किया दूसरी कलाओं से। सभी नाम कलाओं के प्रतीक हैं। किसी को प्यार दिया है दोस्ती का, किसी को भाई का। मैं कलाकार का प्रेमी हूँ, दोस्त हूँ, भाई हूँ। तो आइए सुने अपने प्रशंसक के अनुभव की कहानी घूंघट उठाई। यह दुनिया की सबसे बड़ी कहानी भी है और सबसे छोटी भी। बख्शे के पिता के गांव में 80 किल्ले जमीन थी, पर न जाने क्यों बख्शे का धरती से संबंध टूटता जा रहा था। वह गांव के बराबर से बहने वाली नहर के किनारे हर रोज शाम पड़े से लेकर रात में देर तक बैठा रहता था और दूर कस्बे की निवासियों को और उनकी बिजलियों को बड़े ध्यान से देखता रहता था। गांव कुछ ऊंचाई पर बसा हुआ था, इसलिए कस्बा कुछ ऐसे दिखाई देता था जैसे अंधेरे के तालाब में एक टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा हो। और वह यह भी जानता था कि कस्बे से भी आगे कहीं एक बहुत बड़ा शहर है, जगमग करता हुआ। यह रोशनी बहुत दूर थी, पर जैसे ही शाम पड़ती थी उसे लगता था यह रोशनी उसे बुला रही है। और एक दिन उसने मिट्टी से नाता तोड़कर पैरों को धो पोंछ लिया और पांवों में जूती पहन ली और अपने गुस्से हो रहे माता पिता से कुछ रुपए लेकर शहर का रास्ता पकड़ लिया। और फिर उसने बख्शे से मिस्टर बख्शी होने का एक लंबा फासला तय कर लिया।
अब वह दिल्ली शहर के सबसे बड़े दफ्तर में नौकरी करता था। दफ्तर में उसकी हस्ती एक छोटे से क्लर्क की थी, पर लाल पत्थर की इस इमारत के दरवाजे में प्रवेश करते समय रोज उसके पांव धरती से ऊपर हो जाते थे। अब शहर में उसके कई लोग परिचित थे, अपने ही दफ्तर के क्लर्कों की बस्ती वाले, पर गांव के ऊंचे कुएं वालों के कर्मे जैसे या घोड़ों वाले सरदारों के बेटे जागीरे जैसा कोई नहीं था। इसलिए अब वह अपना साथी, वह सिर्फ अपने आप था। एक बार उसने न जाने किस तरंग में दफ्तर के एक क्लर्क से कह लिया, यह दिल्ली बड़ी अजीब है, यहाँ तंग गलियां भी हैं, यहाँ शाही महलों जैसे मकान भी हैं, फूलों से लदे हुए बाग भी और बड़े खंडहर भी। और साथ ही यह भी कह दिया कि कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं दिल्ली हूँ, यह दिल्ली मानो मेरे अंदर है। और उसके इस साथी ने यह बात एक दूसरे साथी से कह दी, दूसरे ने तीसरे से, और क्लर्कों की टोली उसे मिस्टर दिल्ली कहकर पुकारने लगी। और उसने फिर कभी किसी से बात तक करना छोड़ दिया। अब वह केवल अपने साथ बातें करता था, अधिकतर वे बातें जो उसकी समझ में नहीं आती थी। अब एक यह बात भी उसकी समझ में नहीं आती थी कि जब वह नंगे पांव खेत जोतता था तो वह धरती से ऊपर को होकर आसमान की ओर देखा करता था, और अब जब पांवों में मोजा और बूट पहनकर उसने मिट्टी से पांवों का संबंध तोड़ लिया है, तो ऐसा क्यों लगता है कि उसके पांवों के नीचे धरती है ही नहीं। कई बरस हुए, बड़े गांव के स्कूल में पड़ी हुई कुर्सियों ने उसे आकर्षित किया था, पर वह 10 कक्षाएं पास करके जब एक दफ्तर की कुर्सी पर बैठ गया है तो कुर्सियों का मोह कहाँ चला गया है। और उसे लगता गांव से जो बख्शी उसके साथ आया था वह अब उसे शहर में अकेला छोड़कर कहीं चला गया है। और वह सोचता, वही बख्शी तो शहर को अचंभे से देखा करता था, नहीं तो इस शहर में देखने लायक क्या है। रोज घड़ी की सुई की भांति घूमकर फिर वक्त वहीं का वहीं आ जाता है। वह रोज सवेरे दफ्तर के छोटे से कमरे में बैठ जाता है और रोज रात को एक क्वार्टर के छोटे से कमरे में सो जाता है। और उसकी समझ में नहीं आता कि गांव में जब वह पशु डंगरों के लिए चारा कतरता था तो उसकी आंखों के आगे किताबों के कागज क्यों फैल जाते थे, और अब जब उसके आगे दफ्तर की फाइलों के कागज ही कागज फैले हुए होते हैं तो उसकी आंखें कागजों पर टिकती क्यों नहीं। और अपने आप से बातें कर करके उसने सोचा कि फाइलों के कागज किताबों जैसे नहीं होते, और वह पढ़ाई की अगली डिग्री लेने के लिए रात के कॉलेज में पढ़ने लगा, और साथ ही अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी की किताबें भी पढ़ने लगा। इन किताबों में उसने एक दिन शेरो शायरी की किताब पढ़ी और उसे लगा जैसे उसके पांवों के नीचे एक धरती आ गई हो। कोई आधी रात का समय था। उसे लगा दूर कहीं शेरो शायरी का एक शहर था और उसकी टिमटिमाती हुई बत्तियां उसे बुला रही थीं। न जाने कितने दिन, कितने मील वह उन बत्तियों की सीध में चलता रहा, और फिर एक रात को शेरो शायरी की एक किताब पढ़ते हुए उसने देखा कि वह किताब एक लड़की ने लिखी थी। किताब में उसका चित्र भी था और उसका नाम भी लिखा हुआ था, अमृता प्रीतम। उसके शरीर का रोम रोम सिहर गया और जीवन में पहली बार उसका तन मन किसी लड़की के लिए प्यासा सा हो गया। वह तमाम रात कभी मेहंदी घोलकर किताब वाली लड़की के हाथों पर लगाता रहा, कभी सितारों वाली चुनरी उसके चेहरे से हटाता रहा। वह चकित होकर इस किताब वाली लड़की को देखने लगा, और फिर अगले दिन सवेरे उसे लगता रहा जैसे वह लड़की उसकी चारपाई पर से उठकर कमरे के बाहर चली गई हो, और उसकी कविता की पंक्तियां अभी भी उसकी चारपाई पर पड़ी हुई हों। और फिर बहुत दिन अपना सवेरे का उठना, चाय पीना, दफ्तर जाना, तंदूर पर खाना खाना और फिर रात के कॉलेज में पढ़ने जाना, सब कुछ एक कविता की पंक्तियों के समान प्रतीत होता रहा, एक लय में बंधा हुआ। और फिर अचानक जैसे ऋतु बदलती है, उसके चारों तरफ एक शून्य छा गया। उस पर उसकी अपनी खामोशी का ही एक कोहरा पड़ने लगा,
और उसे प्रतीत होने लगा कि वह इस खामोशी में जम जाएगा। उसने तड़प कर अपनी चेतना को हिलाना चाहा और फिर अचानक उसके कानों में खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई। उसके नए खरीदे हुए रिकॉर्ड प्लेयर पर लता मंगेशकर गा रही थी। खामोशी के खड्ड में गिरे हुए उसे जैसे किसी ने कोयल की कूक जैसी आवाज से पुकारा हो। उसने जल्दी से उठकर रिकॉर्ड के आखिरी सिरे पर पहुंची हुई सुई को फिर शुरू में रख दिया और रिकॉर्ड के कवर पर छपी हुई लता मंगेशकर की तस्वीर देखने लगा। और फिर उस पर वही आलम छा गया। उसके शरीर में वही गर्म सी लहर दौड़ने लगी और वह तमाम रात लता मंगेशकर की उंगली में सोने की अंगूठी पहनाकर उनके मुंह की ओर ताकता रहा। और लता मंगेशकर जरी के पल्ले की साड़ी पहने तमाम रात उसकी चारपाई पर गाती रहीं। और वह रात और फिर कई रातें लता मंगेशकर की आवाज में डूबी रहीं। और फिर वह खुद न जाने किस तरह उन आवाजों से भी गहरे, मानो खामोशी के तालाब में डूब गया हो। और फिर एक दिन सवेरे के समय की बात है, उसने अखबार में छपी हुई एक परी जैसी लड़की की तस्वीर देखी और खबर पढ़ी कि हिंदुस्तान की यह नर्तकी मिस इंडिया चुनी गई है। और फिर उसकी आंखें तस्वीर की आंखों के समान हो गई, जो झपकती ही नहीं थीं। उसने मुश्किल से कहीं उसका नाम पढ़ा, इंद्राणी रहमान। और फिर उसे कानों में पड़ती हुई घुंघरुओं की छनक के साथ तमाम रात अपने विवाह के गीत सुनाई देते रहे। उसने जो घर के खद्दर का कुर्ता पहना हुआ था वह सफेद सिल्क का हो गया और वह तमाम रात इंद्राणी रहमान के लिए सच्चे मोतियों के हार खरीदता रहा। उसने कहीं से यह पढ़ लिया और सुना भी कि इंद्राणी आधी बंगालन है। और फिर उसे हर रोज रात को एक एक गज लंबे बालों वाली इंद्राणी से गोले की गमक आती रही। एक दिन सवेरे उसके कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ रोड़ा सा उसके पैरों में अटका तो उसे लगा इंद्राणी के पैरों का एक घुंघरू रात को फर्श पर ही गिर गया था। अखबार जैसे मौसम का हाल बताते हैं, वह कई खबरें बताकर ऋतुओं को बदल देते हैं। कुछ दिन बाद उसने अखबार में पढ़ा कि इंद्राणी रहमान यूरोप चली गई और इस ऋतु का जादू टूट गया। वह फिर बिल्कुल एक शून्य में रह गया, जैसे न पैरों के नीचे कोई जमीन हो, न सिर के ऊपर कोई आसमान। और फिर एक दिन शाम को पवन की तरह भटकता हुआ वह जयपुर हाउस की आर्ट गैलरी में चला गया। वहां रंगों की एक दुनिया थी जो दीवारों पर बसी हुई थी। बहुत चेहरे थे, खामोश और उदास, पर उसे लगा जैसे वह इनसे बातें कर सकता है और वह घंटों उनके पास बैठ सकता है। और फिर एक चेहरे के सामने आकर वह इस तरह खड़ा हो गया जैसे उसे सारी उम्र वहीं खड़े रहना है। गैलरी के बंद होने का समय आया। कुछ कमरों के दरवाजे बंद भी हो गए और गैलरी का चौकीदार उसके जाने की प्रतीक्षा करता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया और कहा, साहब कल फिर आ जाना, गैलरी के बंद होने का वक्त हो गया। उसे जैसे किसी ने खामोशी की कब्र से निकाला। उसने पूछा, तस्वीर किसकी है? गैलरी का चौकीदार चकित हो गया, पर उसने कहा, यह उसकी अपनी तस्वीर है जिसने ये सब तस्वीरें बनाई हैं। आप नहीं जानते, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पेंटर अमृता शेरगिल। और आज बहुत समय के बाद बख्शी के मन का आलम फिर वही होने लगा जो कभी इंद्राणी रहमान के ख्याल से हुआ था, लता मंगेशकर और अमृता प्रीतम के ख्याल से हुआ था। उसके कानों में अचानक शहनाई की आवाज आने लगी और फिर एकाएक उसके कानों में कब्रों की सी खामोशी छा गई। गैलरी का चौकीदार कह रहा था, बहुत बरस हुए, अमृता शेरगिल मर गई, बहुत जवानी में मर गई, अगर जीती होती। बख्शी का तन जैसे अलोप हो गया, केवल शून्य में भटकता हुआ मन रह गया। मैं इस दुनिया में इतने बरस देर से क्यों आया हूँ? बहुत देर हो गई, मैं खाली दुनिया में किस तरह आ गया? और फिर बख्शी के दिन और महीने ऐसे गुजरने लगे जैसे वह केवल एक रूह हो और उसकी रूह अपना शरीर खोज रही हो। बख्शी ने रात के कॉलेज से बीए की डिग्री ले ली थी, अब एमए की डिग्री भी ले ली। तो एक दिन अपने आप से बातें करते हुए उसने अपने आप से कहा, शायद एक शायर होना मेरा सपना था,
और उसका स्वरूप मैंने अमृता से अपना ब्याह सोच लिया। शायद मैं सुरों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, इसलिए लता की अंगुलियों में ब्याह की अंगूठी पहनाता रहा। शायद नृत्य कला मेरे विचारों में थी और मैं इंद्राणी के गले में शगुन का हार पहनाता रहा। और शायद चित्रकला मुझे अपनी ओर आकृष्ट करती रही, इसलिए अमृता शेरगिल से। और उस दिन पक्षी अपने दफ्तर की कुर्सी पर इस तरह बैठा रहा जैसे कोई मल्लाह सारी नावों को पानी में छोड़कर किनारे पर बैठ गया हो। मैं कुछ नहीं बन सका, मैं कुछ भी नहीं बन सका, सिर्फ एक क्लर्क। और बख्शी की मेज पर पड़ी हुई फाइलों के सारे कागज जैसे हवा में उड़ने लगे। फिर गांव से एक पत्र आया जिसमें माँ और पिता की मिन्नत भी थी और हुक्म भी भरा हुआ था। और बख्शी हारे हुए हाथों से अपने दफ्तर में इस्तीफा देकर अपने गांव चला गया। और फिर जैसे उसके माता पिता ने कहा, बख्शी ने उनके कहे के आगे अपना झुका हुआ सिर और झुका दिया। उन्होंने खेतों की हल जुताई उसके हाथ में थमाई और ऊंचे गांव वाले साहूकारों के घर की डोली लाकर लाल शाल में लपेटी हुई एक लड़की उसकी कोठरी में बिठा दी। पहली रात थी। माँ ने लोहे के संदूक में संभाल कर रखी हुई सोने की 5 मुहरें निकालकर उसके हाथ में दे दी, दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए। और उसने 5 में से 1 मुहर माँ को लौटाते हुए 4 मुहरें अपनी मुट्ठी में दबा ली। और भीतर कोठरी में सुतली के पलंग पर गुच्छी बनी बैठी हुई एक लड़की के पास खड़े होकर उसे लगा जैसे यह 4 मुहरें सपनों की 4 दुल्हनें, आज वह एक हकीकत की मुंह घूंघट उठाई दे रहा हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस कहानी पर समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।